तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ एक फ्रेंच हॉरर मूवी को जो कि अभी हाल ही में ही रिलीज हुई है, जो कि शडर के ऊपर काफी फेमस चल रही है। इस मूवी का नाम है मैड्स, यानी कि मैड के आगे एक एस जो कि कैपिटल में है, जिसका मतलब आपको आगे समझ में आएगा, या फिर मैं आपको अभी ही समझा देता हूँ। एस यहाँ पर एक स्पेशल चीज को डिनोट करता है जिसके चलते इंसान जो होते हैं वो बहुत ही भयानक चीज में तब्दील हो जाते हैं। बाकी मैंने हाल ही में ही हेलबॉय द क्रूक्ड मैन नाम की लेटेस्ट हेलबॉय पार्ट को एक्सप्लेन किया है। अगर आपने उसे नहीं देखा है जाकर देख लेना, काफी इंटरेस्टिंग फिल्म है वो भी। उसका लिंक आपको नीचे पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। तो चलिए अब बिना किसी देरी के चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। तो मूवी शुरू होती है एक लड़के को दिखाते हुए जिसका नाम है रोमान। रोमान अभी खाली 18 साल का है और वो अपने डीलर की प्लेस पर आया हुआ था ताकि वो उनसे ड्रग्स ले सके। वो ड्रग्स को टेस्ट करता है। दरअसल वो इन ड्रग्स को पार्टी के लिए लेने आया था क्योंकि आज रोमान का बर्थडे था। खैर इसके बाद वो वहां से अपने डैड की विंटेज कार में निकल जाता है। अब कार चलाते हुए वो सिगरेट पी रहा था और वो सिगरेट अचानक से ही कार में ही फेंक देता है। तब उसको पता चलता है कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी, जिसका एक सॉलिड रीजन था। खैर वो कार को रोककर सिगरेट को बाहर फेंक देता है, लेकिन इसी बीच एक लेडी उसकी कार से टकरा जाती है जिसके सर पर पट्टियां बंधी हुई थी और वो सीधा आकर डरते हुए उसकी कार में बैठ जाती है। अब देखने से वो लड़की काफी ज्यादा अजीब लग रही थी, डरी हुई थी और उसके कपड़े भी काफी गंदे थे। वो काफी डर रही थी। रोमान उससे ये पूछता है कि उसके साथ क्या हुआ। तब वो कुछ बोल नहीं पाती, वो बस रोती रहती है। तब अचानक से ही वो इमरजेंसी नंबर पर कॉल करता है और उस लड़की के बारे में बताने लगता है। लेकिन जब वो पुलिस का नाम सुनता है तब वो खुद उस लड़की को ड्रॉप करने का फैसला करता है, लेकिन उसे पता ही नहीं था कि उसे कहां पर ड्रॉप करना है। वो लड़की काफी पैनिक कर रही थी, कुछ बात नहीं कर रही थी। अब रोमान उससे काफी बात करने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। वो लड़की एक रिकॉर्डर निकालती है जिसके अंदर वो उसे एक रेडियो स्टेशन की आवाज सुनाने लगती है, जिसके अंदर ये कहा जा रहा था कि सब्जेक्ट C39 फीमेल जिसकी एज 20 से 25 के बीच में है और हाइट करीबन 1.77 मीटर्स की है, वो भाग गई है। यहाँ पर रोमान को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो हो क्या रहा था। खैर तभी वो लड़की बिल्कुल पागलों की तरह एक्ट करने लगती है और वो खुद को स्टैब करने लगती है, जिसको रोमान काफी रोकता है। अब थोड़ी देर के बाद में वो उसके ऊपर गिर जाती है जिससे कि उसका खून रोमान के ऊपर लग गया था और वो लड़की भी वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। अब रोमान को तो कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके बर्थडे के दिन ये क्या हो गया और वो करे तो करे क्या। वो उसे उठाने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता, जिसके बाद वो खुद को दूसरों से बचाते हुए गाड़ी को अपने गैराज में लेकर आता है। खैर वो उस लड़की को दोबारा चेक करता है और काफी पैनिक करने लगता है क्योंकि उसकी गाड़ी के अंदर एक लाश थी और ये कोई आम बात नहीं थी। खैर वो जाता है और अपने आप को आईने में देखता है और देखकर काफी फ्रस्ट्रेट हो जाता है। कहाँ उसे पार्टी जाकर एंजॉय करना था और ये क्या हो गया। खैर अब वो सबसे पहले नहाने जाता है और नहा कर आने के बाद भी वो खुद को ही कोसता रहता है कि काश उसने गाड़ी नहीं रोकी होती तो आज ये सब नहीं हुआ होता। जिसके बाद उसके पिता का उसे कॉल आता है जो कि उसकी कार मस्टैंग के बारे में पूछ रहे थे कि सब ठीक तो है। इसका मतलब वो गाड़ी उसके पिता को काफी प्यारी थी और इसलिए जब सिगरेट उसकी गाड़ी के अंदर गिर गई थी वो काफी घबरा गया था और इसी चक्कर में उसने गाड़ी को भी शायद से रोक दिया। लेकिन वो अपने डैड को ऐसा दिखाता है कि जैसे सब कुछ ठीक हो, गाड़ी बिल्कुल सही थी। जिसके बाद वो फोन को रख देता है और कार को वापस चेक करने जाता है, लेकिन कार के अंदर वो लड़की मौजूद नहीं होती। जिसके बाद वो उसे ढूंढने लगता है, लेकिन इसी बीच कोई दरवाजे पर आता है जो कि एना थी और वो असल में रोमान की गर्लफ्रेंड होती है। वो उसके साथ रोमांस करना चाहती थी लेकिन पैनिक इतना ज्यादा बड़ा हुआ था कि वो उसे वहीं पर रुकने को कहकर अंदर चला जाता है और उस लड़की को ढूंढने लगता है जो कि उसकी गाड़ी में थी। ऑब्वियस सी बात है, उसका बर्थडे था। एना थोड़ा सा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहती थी लेकिन वो काफी ज्यादा पैनिक हो रखा था। अब इसके बाद एना बाहर आकर सिगरेट पीने लगती है कि तभी रोमान उसे अपने पास बुलाता है। वो उसे पार्टी के लिए लेने आई थी लेकिन उसकी अजीब हरकतें देखकर उसे उस पर शक होने लगता है। अब रोमान उसे वहां से भेजने लगता है कि तभी उसके दोस्त वहां आ जाते हैं उसे बुलाने के लिए, लेकिन रोमान एना को उनके साथ भेज देता है ये कहकर कि वो थोड़ी देर बाद आएगा। जिसके बाद वो अंदर जाकर सीसीटीवी कैमरा में उसे ढूंढने लगता है, यानी कि उसी लड़की को जो उसके कार के अंदर थी, लेकिन वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलती। इसलिए वो हाउस अलार्म को ऑन करके अपने दोस्तों के साथ पार्टी में जाने लगता है। अब रास्ते में रोमान को काफी अजीब लगता है। वो ड्रग्स में हाई था। उसकी गर्लफ्रेंड को समझ नहीं आता कि उसके साथ चल क्या रहा था। खैर वो सभी पार्टी में आ जाते हैं जहाँ पर रोमान को ठीक नहीं लग रहा होता और उसके दिमाग में अभी भी वही लड़की घूम रही थी। अब सभी लोग रोमान को देखकर उससे ये पूछने लगते हैं कि आखिर उसे हुआ क्या है और वो अजीब बर्ताव कर क्यों रहा है, लेकिन वो बिना किसी की बात का जवाब दिए हुए वहाँ से एक रूम में चला जाता है। एनीवेज तभी हम एना को देख पाते हैं जो कि अपनी बेस्ट फ्रेंड जूजू यानी कि जूलिया के साथ थी, लेकिन वो बाथरूम के अंदर आए थे ताकि वो ड्रग्स को ले पाएं। अब रोमान उन्हें चुप कर देख रहा होता है।
जूलिया यानी कि जूजू ड्रग्स लेने के बाद अपना प्रेगनेंसी टेस्ट करने की बात करती है। एना पूछती है कि ऐसा क्यों, जबकि उसे ये पता था कि उसने इस साल किसी के साथ भी फिजिकल कांटेक्ट नहीं बनाया था। जिस पर जूजू ये कहती है कि उसने बनाया था, वो भी उसके ही बॉयफ्रेंड रोमान के साथ। और ये सुनकर तो एना वहां से चली जाती है और उसके जाने के बाद में रोमान जूजू के पास आता है, जहां पर ये दोनों ही इंटीमेट होने लगते हैं। यानी कि रोमान एना के ऊपर चीट कर रहा था। खैर इंटीमेट होते वक्त जूजू रोमान की ग्लोइंग आईज को देखती है, जिसको देखकर वो बहुत डर जाती है और वो उसे इस बारे में भी कहती है। तब रोमान अपनी आंखों को मिरर में देखने लगता है और वो बार बार अपनी गर्दन को अजीब तरह से मूव कर रहा था। खैर इसके बाद उसे उसके पिता का कॉल आता है और उसके पिता उससे ये कहते हैं कि उसके घर का अलार्म अभी ट्रिगर हुआ था और उसके डैड ये भी कहते हैं कि उसने किसी को उनके घर पर घूमते हुए देखा है और रोमान के पिता उसे जल्दी से घर जाने के लिए कहते हैं। रोमान अब वहां से निकलने लगता है कि तभी हम भी उसकी ग्लोइंग आईज को नोटिस कर पाते हैं, यानी कि उसके साथ भी कुछ न कुछ गड़बड़ जरूर थी। अब बाहर जाते समय उसे उसकी गर्लफ्रेंड एना किस करने लगती है, लेकिन वो उसे पीछा छुड़वाकर बाहर आने लगता है और तब उसका एक दोस्त उसे फोर्सफुली पार्टी में डांस करवाने लगता है। यानी कि जब हमने ये बात नोटिस करी थी कि घर पर एना उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी, तो खाली यहाँ पर टेंशन वाली बात नहीं थी कि उसके साथ इंटीमेट नहीं होना चाहता, बल्कि वो उस पर चीट कर रहा था। वो उसे शायद से अब और फिजिकली अट्रैक्टिव नहीं लगती होगी। लेकिन होता यह है कि वो अपने ही फ्रेंड को मारने लगता है, जिसको छुड़वाने के लिए जूजू बीच में आ जाती है। जिसके बाद वो जल्दी से एक बाईसाइकिल से अपने घर जाने लगता है, जहां जाकर वो घर का अलार्म ऑफ करता है। तब उसके पिता का फोन उसे आता है और वो उससे ये पूछते हैं कि घर से कुछ चोरी तो नहीं हुआ। तब वो कहता है कि कुछ नहीं है। तब उसके पिता हंसने लगते हैं, जो कि काफी अजीब बात थी। जिसके बाद वो अंदर होता है और तब उसे फिर से वो रिकॉर्डर मिलता है, जिसके अंदर वही रिकॉर्डिंग थी। अब उस रिकॉर्डिंग को सुनकर हमें इतना तो पता चल जाता है कि ये जो कोई भी लड़की है, ये कोई आम लड़की नहीं है और उसके ऊपर लैब में रिसर्च की जा रही थी। खैर अब वो उस लड़की को घर के अंदर ढूंढने लगता है और वो अपनी दीवारों पर ढेर सारे निशान को नोटिस करता है, जिनका पीछा करते हुए वो बाथटब के पास पहुंचता है, जहां पर वो लड़की अपने आप को फिर से स्टैब कर रही थी। तब रोमान उससे वो छुरी छीनकर फेंक देता है, जिसके बाद वो फिर से पैनिक करने लगता है। अब वो लड़की अपने अंदर से एक डिवाइस को बाहर निकाल रही होती है, जिसको देखकर रोमान बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो गया था, जिसके चलते वो वहां से भागने लगता है। अब वो विंडो से एक कमांडोज के ग्रुप को देखता है, जो कि उसके घर के ही आसपास थे। यानी कि ये लड़की पक्का एक लैब एक्सपेरिमेंट का हिस्सा थी, जिसको सभी ढूंढ रहे थे। खैर अब ये सभी रोमान के घर के अंदर आ जाते हैं और वो उस लड़की को ले जाने लगते हैं, लेकिन उनको ये भी पता चल गया था कि घर के अंदर और भी कोई मौजूद है। रोमान ये बात जानकर वहां से भागने लगता है, लेकिन भागते भागते वो पागलों की तरह बर्ताव कर रहा था। वो बहुत ही बुरी तरह हंस रहा होता है और रोड पर आकर वो खुद को बाइट करने लगता है। साथ ही साथ वो रोड को भी चाट रहा था और पागलों जैसे चलने लगता है। तब वो लोग उसे भी अपने साथ ले जाते हैं, यानी कि ये कमांडोज। अब इधर उसकी गर्लफ्रेंड एना उसे कॉल करती है और वो उससे बात करने की कोशिश करती है, जहां पर उससे कोई और ही बात कर रहा था, लेकिन वो उसे रोमान समझ रही थी। खैर अब एना को तो यही लग रहा था कि फोन पर रोमान है, लेकिन असल में वहां पर कमांडोज थे। वो उनसे ये कह देती है कि उसने जिस लड़के को मारा था उसने उसकी जॉ को तोड़ दिया है। तभी वो लोग एना से पूछते हैं कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो उन्हें सब कुछ बता देती है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि वो रोमान था। जिसके बाद वो एक टैक्सी में जाती है, जहां पर वो भी कुछ अजीब हरकतें करने लगती है, जैसे अपनी नेक को अजीब तरह से मूव करना, जैसे पहली बार रोमान ने किया था। वो आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एना को ठंड भी लग रही थी, इसलिए वो एसी बंद करवा देती है। अब एना को देखकर साफ पता चल रहा था कि वो ठीक नहीं थी। तभी जूजू का उस पर कॉल आता है और वो उसे बताती है कि उसके साथ भी कुछ ठीक नहीं है और उसे भी अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर एना फ्रस्ट्रेटेड होकर फोन कट कर देती है, जिसके बाद वो नोटिस करती है कि कोई उनका पीछा कर रहा था, जो कि वही लोग थे जो कि रोमान को अपने साथ ले गए थे और उस लड़की को भी। ड्राइवर उतरकर उनसे पूछने जाता है कि आखिर वो लोग उन्हें फॉलो क्यों कर रहे हैं। तब वो लोग ड्राइवर को ही शूट कर देते हैं और ये देखकर एना बहुत डर जाती है और खुद ही उस टैक्सी को ड्राइव करने लगती है। लेकिन होता यह है कि डर के मारे आगे जाकर वो टैक्सी से उतर जाती है, क्योंकि उसकी तबीयत और भी ज्यादा बिगड़ गई थी। इसी बीच वो लोग उसका पीछा करते रहते हैं और उसे बैक पर शूट करते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी वो भागती रहती है और एक क्लब के अंदर जाती है, जहां पर वो सबसे हेल्प मांगती है और उनको पुलिस को कॉल करने के लिए बोलती है। खैर अब इसके बाद वो बाथरूम में जाती है, जहां पर वो अपने घाव को आईने में देखकर रोने लगती है कि तभी उसके पास जूजू का कॉल आता है, जो कि उसे बुला रही थी और उसके पास स्कूटर था। इसी बीच वहां पर वही लोग आ जाते हैं एना को ढूंढते हुए, जो कि बार के सारे लोगों को मार डालते हैं और यहाँ तभी हम एना की आंखों को भी चमकता हुआ नोटिस कर पाते हैं। खैर ये सब देखकर एना विंडो से कूद जाती है और आगे जाती है। जूजू उसे स्टेशन ब्रिज पर बुलाती है मिलने के लिए, जिसके बाद एना उस रास्ते जाने लगती है और यहाँ एना पूरी तरह से पागल होते जा रही थी। वो रास्ते में चल रही लड़की पर हमला कर देती है और अपना खून उस पर लगा देती है। अब आगे उसे एक लड़का दिखाई देता है, जिसकी बाईसाइकिल चुरा कर वो वहां से निकल रही थी कि तभी वो उसे रोकने की कोशिश करता है। तब एना उसके साथ भी यही करती है और उसे तालाब में फेंक देती है।
वो उसे सॉरी कहती है कि ये उसने नहीं किया है और पता नहीं उसके साथ क्या हो रहा था, और उसकी साइकिल लेकर वो वहां से निकल जाती है। तभी हम सुन पाते हैं कि पूरे शहर के अंदर सायरन बज रहा था। खैर इसके बाद एना जूजू से मिलती है और जूजू उसकी हालत देखकर उसे अपने स्कूटर पर बैठाती है और इसके बाद दोनों वहां से निकल जाते हैं। लेकिन एना रास्ते में पागलों की तरह हरकतें कर रही थी। वो जूजू के ऊपर अपना खून लगाने लगती है। उसकी हरकतें देखकर जूजू उसे धक्का दे देती है जिससे कि वो स्कूटर से नीचे गिर जाती है। जूजू उसे देखती है जो कि काफी क्रीपी हरकतें कर रही थी और वो उससे डर कर स्कूटर से भागने लगती है कि तभी उसका कॉल आता है जो कि उसकी मॉम का कॉल था। उसकी मॉम उसे ये कहती है कि टाउन के अंदर कुछ तो गलत हुआ है और उसकी व्हील चेयर कहीं पर फंस गई है, और ये सुनकर जूजू जल्दी से उसकी मॉम को बचाने के लिए जाती है। लेकिन एना उसका लगातार पीछा कर रही थी। वो नॉर्मल इंसान से काफी तेज भाग रही थी। वो स्कूटर की स्पीड को मैच कर पा रही थी जो कि बहुत ही शॉकिंग चीज थी। खैर जूजू अपनी बिल्डिंग में पहुंचती है जहां पर वो एलिवेटर का इस्तेमाल करती है, लेकिन एलिवेटर बीच में ही अटक जाता है और जूजू अब पैनिक करने लगती है। तभी वो एना की आवाज को सुनती है जो कि बिल्डिंग में हर एक इंसान को मार रही थी और वहां उन सब की चीखें सुनाई देती हैं। जिसके बाद बाहर से एक आवाज आती है जो कि उन्हीं कमांडोज में से एक की थी। वो ये कहते हैं कि अगर वो किसी इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में नहीं आई है तो वो लोग उसे बचा सकते हैं। इसी बीच एलिवेटर फिर से शुरू हो जाता है और वो 5वें फ्लोर पर पहुंच जाती है जहां पर वो अपनी मॉम के पास जाती है जिसे एना खा रही थी। वो उसके फेस को बुरी तरह से खत्म कर चुकी थी, यानी कि एना के साथ जो कुछ भी हुआ था वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं था। खैर अब ये सब देखकर वो डर कर भागने लगती है कि तभी उसे वही कमांडो रोक लेता है जिसने कि मास्क पहना हुआ था, और यहाँ पर उसकी आवाज जो थी ना वो भी AI जनरेटेड लग रही होती है। खैर तभी वो कमांडो उसकी आंखों को चेक करता है ये देखने के लिए कि वो इन्फेक्टेड है या फिर नहीं, लेकिन गनीमत से वो इन्फेक्टेड नहीं थी। खैर तभी वो कमांडो जो होता है वो अपना मास्क हटाता है और उसके पीछे हम एक फीमेल को देख पाते हैं। खैर तभी वो जूजू को वहीं पर रहने के लिए कहती है और वो एना को मारने जाती है, लेकिन तभी एना उस पर हमला कर देती है, लेकिन वो कमांडो उसे मार डालती है। उसने उसके फेस पर कई बार शूट किया था जो कि काफी ब्रूटल सीन होता है, लेकिन कमांडो खुद भी इन्फेक्टेड हो चुकी थी क्योंकि उसके पैरों पर एना का खून था। यानी कि इन्फेक्टेड लोगों का खून अगर नॉर्मल इंसान के ऊपर स्किन के ऊपर भी लग जाता है तो वो जरूर इन्फेक्ट हो जाएगा। यानी कि ये जो वायरस था या फिर जो कुछ भी फिनोमिना था वो बहुत ही भयानक था, नॉर्मल ज़ॉम्बीज वाली चीज से काफी ज्यादा ब्रूटल और काफी ज्यादा खतरनाक। खैर यहाँ पर कमांडो जूजू से ये कहती है कि अगर वो किसी भी इन्फेक्टेड के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं आई है तो वो बच सकती है, लेकिन हम जानते हैं कि वो तो रोमान के साथ इंटीमेट हुई थी, वो भी बहुत ही ज्यादा डायरेक्टली, जिसके चलते वो पक्का इन्फेक्ट होने वाली ही होगी। वो कमांडो उसे एक खास चीज और बताती है कि वो उस जगह पर रहे जहां पर अंधेरा हो, क्योंकि लाइट्स इन ज़ॉम्बीज को या फिर ये जो कोई भी चीज है उनको अट्रैक्ट करती है। और यहाँ पर वो कमांडो उसे वो गन देती है और ये कहती है कि वो यहाँ से चली जाए, क्योंकि क्या पता कुछ ही देर के बाद में वो कुछ और बन जाएगी और उसे मारने की कोशिश करेगी। लेकिन जूजू को अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब तभी वो कमांडो जूजू से दूसरी तरफ मुड़ने को कहती है और खुद को शूट कर लेती है। और अब आपको रीजन समझ में आया होगा कि ये कमांडो जिसको देख रहे थे जो कि इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आया था उन सबको मारते जा रहे थे। उसका रीजन यही था ताकि शहर के अंदर केओस ना हो जाए, लेकिन ऑलरेडी केओस हो चुका था। खैर इसके बाद जूजू भी इन्फेक्टेड होने लगती है और उसके अंदर भी सिम्टम्स दिखाई देने लगते हैं और वो पागलों की तरह हंसने लगती है। तभी हम ये देख पाते हैं कि पूरे टाउन के अंदर कोहराम मचा हुआ था और जूजू वहीं बैठ जाती है और बहुत ही बुरी तरह से हंसने लगती है। यानी कि ये जो कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट वाली चीज थी, यानी कि C39, वो वहां से लैब से भागकर उसने सबको यहाँ पर फैला दिया। यानी कि जो C39 थी वही शायद से पेशेंट 0 होगी जिसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स चल रहे थे, जिसके बाद में वो वहां से भाग गई थी, यानी कि लैब एक्सपेरिमेंट से। जिसके बाद वो जा टकराती है रोमान से और अपना खून उसके ऊपर गिरा देती है, जिसके चलते वो भी इन्फेक्ट हो चुका था। और अब ऐसे ही एक एक करके यहाँ पर ढेर सारे लोग इन्फेक्टेड थे और इसके चलते पूरा ही शहर अब इन्फेक्टेड हो चुका था। और बूम, इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ये थी मैड्स फिल्म की कहानी। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मूवी पसंद आई होगी। तो आखिर वो लेडी थी कौन जिसको हमने शुरुआत में देखा था, वो आखिर चीज क्या थी? तो मूवी के अंदर जैसे हमें बताया गया है कि वो लेडी एक सब्जेक्ट हुआ करती थी, उस पर रिसर्च करी जा रही थी। यानी कि वो लेडी शायद एक इन्फेक्टेड थी, या फिर हो सकता है कि वही पेशेंट 0 होगी, यानी कि वो लड़की जो कि सबसे पहले इन्फेक्ट हुई। अब यहाँ पर मेरी थ्योरी के हिसाब से या तो उसे गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया था जो कि एक सुपर ह्यूमन की तरह काफी पावरफुल हो जाए, लेकिन हुआ ये कि एक्सपेरिमेंट जो था वो थोड़ा सा उल्टा पड़ गया था।
शायद से वो उसके खून से और लोगों को भी सुपर ह्यूमन बनाना चाहते होंगे, बट इसका असर काफी ज्यादा भयानक था। हमने इस मूवी के अंदर ये भी देखा कि इन्फेक्टेड लोग जो थे वो आम लोगों से काफी शक्तिशाली थे, काफी ज्यादा तेज थे, जिसका मतलब साफ था कि गवर्नमेंट एक सुपर सोल्जर जैसी चीज बना रहे होंगे। और बात रही इन्फेक्शन की, तो ये इन्फेक्शन इन्फेक्टेड के कांटेक्ट में आकर फैलता था। जैसे जब वो लेडी रोमान की कार के अंदर आई थी और वो जिस तरह से रोमान के ऊपर गिरी थी जिससे कि उसका खून उस पर लग गया था, इस वजह से वो इन्फेक्ट हुआ, यानी कि वो उसके कांटेक्ट में आ गया। और ये जो कोई भी चीज है, वायरस है या फिर कुछ भी, वो काफी ज्यादा भयानक है, काफी ज्यादा इन्फेक्शियस है। अब ऑब्वियस सी बात है, रोमान को कुछ पता नहीं था और वो इन्फेक्ट होने के बावजूद भी पार्टी में गया था और वो कई लोगों के कांटेक्ट में आया, जिस वजह से एना भी इन्फेक्टेड हो गई थी। बात रही जूजू की, तो वो भी उसके साथ इंटीमेट हुई थी, जिसके चलते वो भी इन्फेक्ट हो गई। अब ये इन्फेक्शन जो है वो लोगों को सुपर ह्यूमन में बदल तो देता है, लेकिन वो उनको आदमखोर बना देता है, जो कि इंसानी मांस की तरफ क्रेविंग करते हैं, यानी कि एक ज़ॉम्बी की तरह वो बन जाते हैं, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल। अब कई लोगों को ये भी डाउट होगा कि जूजू को इन्फेक्ट होने में इतना टाइम क्यों लग रहा था, तो इसका सिंपल सा जवाब है, उसका शायद इम्यून सिस्टम ज्यादा स्ट्रांग होगा, जिसकी वजह से इस इन्फेक्शन ने उसके ऊपर बाद में असर किया। तो दोस्तों, ये थी मैड्स फिल्म की कहानी, एक फ्रेंच हॉरर फिल्म। उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना। बाकी आपकी क्या थ्योरी है इस फिल्म के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो मैं आप सबको मिलता हूँ अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए